So hello everyone, in this video we will discuss block 8 that is contemporary literary theory। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो मेजर थ्योरीज है जो हमारी 20th सेंचुरी में डेवलप हुई, स्पेशली पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड साइकोएनालिसिस and new historicism। ये सारी जो थ्योरीज है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ये थ्योरीज क्या कहती है इन सबको हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये सारे जो चेंजेस थे 20th सेंचुरी में ये क्यों और कैसे कैसे आ रहे थे। तो आपको पता है हमारी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड वॉर हो गई थी, है ना, वर्ल्ड वॉर हो गई थी। तो उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिमाग पे असर छोड़ दिया। तो अब जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ना दुनिया को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गए कि यार हम क्या समझते थे और ये दुनिया है कैसी। ठीक है, जहाँ पे बड़ी ही आसानी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो एक्चुअली इंसान है वो अंदर से बहुत ज़्यादा खोखले हैं। तो इस टाइम पे हमारा मॉडर्निज्म का टाइम था ये। मॉडर्निज्म पर क्या कौन कौन से राइटर्स थे हमारे, टीएस इलियट हो गए, ठीक है, इस टाइम पे और कौन था, हमारी वर्जीनिया वुल्फ हो गई एंड जेम्स जॉयस। ठीक है, तो ये सारे लोग फिर भी कहीं ना कहीं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो उस टाइम, मतलब जो वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस हुए एंड लोग किस तरीके से हॉलो होते गए और ज़्यादा मतलब सीरियसली लिखते गए, तो उस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के लोग। ठीक है, जो किस तरीके से दुनिया को देखेंगे एंड लिटरेचर को देखेंगे वो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या इश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म ही नहीं, बेसिकली कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इवेंट्स ऐसे हो रहे थे वहाँ पे, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही थी, कल्चरल हमारा जो कल्चर है वो कैसे चेंज हो रहा था। ठीक है, इन सबको हमें डिस्कस करेंगे। तो कोर इश्यूज में हम बात करते हैं, देखो, क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है ना वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हमारी रियलिटी को। ओके, मीनिंग इज अनस्टेबल एंड कंस्ट्रक्टेड। तो ये डी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, डी कंस्ट्रक्शन। ओके, एंड रोल ऑफ द रीडर ये इन्वॉल्व करते हैं कि भाई रीडर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी जो प्रोसेस है उसमें एक पार्टिसिपेंट है। ओके, एंड एक्टिव है, पैसिव इंसान नहीं है कि भाई तुमने बस पढ़ लिया और तुम्हारा रोल खत्म, नहीं। तो जो डेथ ऑफ द ऑथर, ये हमारे रोलैंड बार्थ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, जो बोलता है कि भाई हमें ना ऑथर के इंटेंशन से कुछ लेना देना नहीं है, ऑथर के इंटेंशन को तुम ख़त्म करो। वो कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, ऑथर नहीं बताएगा कि उसके टेक्स्ट में क्या लिखा है। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो रीडर है वो इंटरप्रेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीडर को समझने दो खुद से कि इस टेक्स्ट में क्या है। आप ऑथर को और उसके टेक्स्ट को सेपरेट एंटिटीज की तरह देखो कि ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल चीज़ें हैं। तो जो टेक्स्ट है उसको आप बिल्कुल ऑथर से कनेक्ट मत करो। फिर मल्टीपल मीनिंग्स की बात करते हैं, जो हमारे डीकंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट्स पे आप इसमें वो इश्यूज समझ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है, पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, इसका सबसे पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया ना, यहाँ पे 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये पोस्ट मॉडर्निज्म ज़्यादा डेवलप हुई, मिड 20th सेंचुरी से। उससे पहले हमारी मॉडर्निज्म, मॉडर्निस्ट टाइम चल रहा था, मॉडर्निज्म वाला टाइम चल रहा था। ठीक है, मॉडर्न टाइम। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा इन लोगों से अलग थे। बेसिकली उन लोगों के साथ तो और ज़्यादा शॉकिंग डिसइल्यूजनमेंट जैसी चीज़ें हुई कि भाई एकदम से जो रियलिटी है ये समझ में ही आना बंद हो गई। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या बोला कि अभी तक जिस तरीके से आप लोगों ने नोशंस सेट किए हैं ना इस वर्ल्ड को लेकर के, हम उन सबको रिजेक्ट करते हैं कि भैया आपके जो इतने ग्रैंड नरेटर्स है, ग्रैंड नरेटर्स,
ये क्या होती है ये टर्म, मैं इसको समझाती हूँ अभी। ग्रैंड नरेटिव्स होता है जो, मतलब ऐसे लोग बोल देते हैं ना कि ये दुनिया जो है भगवान ने बनाई है, एक इंसान बैठा है बाहर जो इस संसार को चला रहा है, या फिर इस तरह का नरेटिव कि भाई साइंस ना एक दिन पूरी इस संसार का सॉल्यूशन ढूंढ लेगी, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर कर देगी। और ऐसे ही जो हमारा ग्रैंड नैरेटिव एक कार्ल मार्क्स ने भी दिया था कि भाई एक टाइम आएगा जब जितने भी सारे हमारे वर्कर्स है, जो ऑपरेसिव क्लास है, मतलब जो प्रोलेटेरिएट्स है, वो रिवोल्ट कर देंगे एंड फिर हमारी इगैलिटेरियन सोसाइटी बन जाएगी, मतलब इक्वल सोसाइटी बन जाएगी। तो ये सारे क्या है, ग्रैंड नरेटिव्स है, मेटा नरेटिव्स है। बेसिकली ऐसे नरेटिव जो बहुत ही, मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, बड़ा चढ़ा करके कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बोल दिया कि हमने फाइनल सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया। ठीक है, ये होते हैं ग्रैंड नरेटिव्स। तो हमारे जो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी लोग थे ना, वो इन ग्रैंड नरेटिव्स को रिजेक्ट करते थे कि भाई आप जो ये हवा में बातें करते हो ना, हमारी दुनिया उससे बहुत अलग है। ठीक है, इसका कोई वन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इनफैक्ट इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन भी नहीं निकल सकता। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ, स्टेबल सिस्टम, इन सब के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, डाउट करते हैं। ओके, तो ग्लोबल वॉर्स के बाद, दो वॉर हुई ग्लोबल वॉर्स के बाद, और सोशल अपहीवल्स, मतलब एक तरह से सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिली, है ना, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए बहुत सारे, तो उन सब ने क्या कर दिया, इनको डाउट से भर दिया, किसके बारे में, जो यूनिवर्सल ट्रुथ अभी तक बना रखे थे और जो स्टेबल सिस्टम अभी तक चल रहे थे, उन सब के बारे में इनको क्या होने लगे, डाउट होने लगे। तो ये क्वेश्चन करने लगे सर्टेनिटीज को, मतलब कि हर चीज सर्टेन उन्होंने बोली ना कि हाँ भाई ये दुनिया ऐसे चलती है, भगवान होते हैं, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही। ठीक है, फिर रैशनैलिटी की भी बातें कही कि आप प्रैक्टिकल रहो, है ना, और एनलाइटनमेंट थिंकिंग की बात करी, मॉडर्निस्ट वालों ने भी अपने पॉइंट्स रखे। तो इन सब को उन्होंने नकार दिया कि तुम सब बेवकूफ हो, तुम सब गलत बातें बोलते हो। ठीक है, फिर इनके की फीचर्स देख लेते हैं हम। जो हमारे ये जॉन फ्रेंकोए ल्योटा, देखो इन जो ये जितने भी सारे हमारे फिलोसफर्स हैं ना, इनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब है भाई। हम इंडियन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चलते हैं, मैं तो इसे ल्योटार्ड ही बोलूँगी, वैसे मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करी, ये एक्चुअली ल्योटार है, जो डी है वो साइलेंट है। तो आई होप आप लोग इस मेरी प्रोनाउंसिएशन को माइंड ना करा करो ज़्यादा कि मैम आप इन लोगों के वर्ड नाम क्यों गलत बोलते हो। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय आप फोकस करो कि आप जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ उस पे ध्यान दो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को आप साइड कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन समझते समझते मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने। चलो, तो ये जो लियोटार्ड है, ये किसकी बात करते हैं, ग्रैंड नरेटिव्स की। तो इन्होंने इसको किस तरीके से देखा कि भाई ये फिजूल की बात है, इसमें कोई दम नहीं है आपके ग्रैंड नरेटिव्स में। तो इन्होंने एक तरह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कि जो इतना आपने बढ़ा चढ़ा के बातें बोली है ना, आज के हमारे टाइम पे तो संसार में कोई ये बातें वैल्यू ही नहीं रख रही, तो हम इन बातों का करें क्या। ओके, तो फिर इन्होंने किस किस को क्वेश्चन करा, प्रोग्रेस, रीजन, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, मतलब हर एक वो चीज जो हमें ऐसे सोचने में लगती थी कि हाँ ये लॉजिकली स्टैंड आउट कर सकती है शायद से। ठीक है, इस इतनी बड़ी दुनिया को शायद कोई ना कोई एक इंसान चला रहा है। तो इन्होंने बोला नहीं, एवरीथिंग इज रैंडम, ये सब रैंडम है भाई, कोई किसी को कुछ नहीं चला रहा, ये लक वगैरह सब रैंडम होता है, कोई कर्म वगैरह, कोई फेयरनेस कुछ नहीं है। ओके, बहुत हार्श रियलिटीज इन्होंने सामने रखी, बट हाँ, लोगों को प्रैक्टिकलिटी एक्चुअल में क्या होती है वो दिखाया। ओके, तो इन्होंने हर उस चीज को क्वेश्चन किया जो अभी तक हमारे एक स्टेबल माइंड में ऐसे बना रखे थे ना, नोशंस क्रिएट कर रखे थे कि हाँ ये इसी तरीके से होती है चीजें। तो इन्होंने ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज कर दी, मतलब जितनी भी बाउंड्रीज बना रखी थी हमारे उससे पहले के लोगों ने, पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले के लोगों ने जितनी भी बाउंड्रीज बना रखी थी ना, उन सबको ब्लर कर दिया। कैसे, तो देखो दो तरह के कल्चर्स थे, हाई कल्चर एंड लो कल्चर। तो हाई कल्चर में क्या आ जाता है, हाई कल्चर में आते हैं हमारे वो आर्ट फॉर्म्स जिनको हम ऐसे मानते हैं कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जैसे ड्रामाज हो गए पहले के टाइम पे, जो क्लासिकल प्लेज होते हैं, है ना। अरे हम इंडिया को ही लेके बोल लेते ना, हम इंडिया में भी ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जो पॉप म्यूजिक है,
वो तो लो कल्चर है, वो तो कोई भी गा लेगा। लेकिन जो हमारे क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक है वो बड़ा मुश्किल है, उसको गाना बहुत मुश्किल है, एंड उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी सीरियसनेस ज़्यादा है, उसको सीखना बहुत मुश्किल है। अब देखो ये फैक्चुअली कितना सही है या कितना गलत है, इसके ऊपर तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगी। बट हाँ, इन्होंने ये ज़रूर बोला कि भाई दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं इक्वल है। जो लो कल्चर है और हाई कल्चर आप लोगों ने टर्म दे रखे हैं, ये कुछ भी नहीं है भाई। कल्चर कल्चर होता है, कोई लो या फिर कोई हाई नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने इसके बीच में जो है बाउंड्रीज क्या कर दी, ब्लर कर दी। तो ये किस चीज को हाई बोलते थे, लिटरेचर को, पोएट्रीज को, लिटरेचर को, है ना, पोएट्रीज को, इन सब चीजों को ये हाई बोलेंगे, ड्रामास को। बाकी और जितनी भी सारी चीजें होंगी, जैसे हमारी मैगजीन्स, जो नई चीजें आई स्पेशली, ठीक है, कॉमिक्स, ये आपका लो कल्चर बताने लग गए इस तरीके से। फिर ऐसे ही फैक्ट और फिक्शन के बीच में इन्होंने जो है बाउंड्री जो थी उसे ब्लर कर दिया। अब आप जैसे बोलते ना मैम, ये तो फैक्चुअल नॉलेज है, ये फिक्शनल है। लेकिन जो फिक्शनल है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं है तो रियलिटी के ऊपर बेस्ड ना। तो वो हमारी दुनिया की है तो कहीं ना कहीं सच्चाई ही, चाहे फिक्शनल तरीके से दिखाई गई हो, बट वो है हमारी दुनिया की सच्चाई। ठीक है, तो वो रियलिटी है, फैक्चुअल रियलिटी है एक तरह से इनडायरेक्टली। तो इसके बीच में भी एक तरह से ब्लरनेस क्रिएट कर दी कि भाई पूरा आप ऐसे नहीं कह सकते दैट दिस इज ब्लैक एंड दिस इज वाइट। सो देर इज अ थर्ड पर्सपेक्टिव ऑल्सो जो ये बोलेगा कि भाई दिस इज ग्रेइश एरिया। ठीक है, ऐसी रियलिटी और रिप्रेजेंटेशन के बीच में उन्होंने ब्लरनेस कर दी कि भाई आप ये बोलते हो ना कि हाँ, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, ये रियलिटी नहीं है। बट आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें वाकई में रियल लगने लग जाती है। मान लो आप सोशल मीडिया का एग्जांपल ले लो। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप में से ज़्यादातर लोग होंगे इंस्टाग्राम चलाते होंगे, है ना। तो इंस्टाग्राम पे जो आप अपनी लाइफ दिखाते हो वो क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। बट देखने वाले को क्या लगता है, वो रियल लगता है। ठीक है, एक्चुअल में आप कितने ही सैड हो, कितनी ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, वो आप कभी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाते, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से पोर्ट्रे करते हो वहां पे। और देखने वाले को क्या लगता है कि भाई इसकी लाइफ में तो बड़ा आराम है, ये तो बड़ा इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बाउंड्री है ना रियलिटी और रिप्रेजेंटेशन की, उसको ब्लर कर दिया गया है। ओके, तो इन लोगों ने हर उस चीज पे सवाल उठाए जो पहले के हमारे जितने फिलोसफर्स थे उन लोगों ने क्लियर कट ऐसे आंसर दे रखे थे कि हाँ ये हाई कल्चर, ये लो कल्चर, ये फैक्ट, ये फिक्शन, ये रियलिटी, ये रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने अपने तर्क दे करके बोला कि नहीं भाई, इन सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोरलेस ये सारे सिमिलर सी चीजें एक साथ ही स्टैंड करती है। ओके, so it also suggest culture, media and literature are interconnected and overlapping. तो जो कल्चर है, मीडिया है एंड लिटरेचर है, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है और ओवरलैप करता है एक दूसरे को। ओके, एंड फिर इनका जो लिखने का स्टाइल था वो कैसा था, वो काफी ज्यादा ह्यूमर डालते थे अपने स्टाइल में, आयरनी डालते थे। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग उनके व्यूज होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग बातें करेंगे वो अपने टेक्स्ट में। आयरनी क्या होती है, कॉन्ट्रास्टिंग बातें करना, कहना कुछ करना कुछ। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करते थे कि हाँ भाई कैरेक्टर जानता है अपने आप को। और सीरियसनेस वाले प्लेस कम बनाए इन्होंने, सिर्फ प्लेस नहीं, मतलब बेसिकली जो भी वर्क लिखा या बनाया वो कम सीरियसनेस वाला होता था। मतलब उससे पहले आप लोग ज्यादा सीरियस चीजें पढ़ोगे और लिखोगे, स्पेशली मॉडर्निज्म टाइम के अंदर। बट इस टाइम पे इन लोगों ने थोड़ा सा इजी कर दी चीजें। जैसे हमारा वेटिंग फॉर गोडो है ना, उसके अंदर क्या होता है, वेटिंग फॉर गोडो हमारा बिल्कुल भी नॉन सीरियस प्ले है, कुछ भी होता है उसमें, है ना। तो इन्होंने फ्रेगमेंटेशन इन स्ट्रक्चर कर दिया भाई। जैसे मतलब आप अपने दिमाग को ना कहीं वेटिंग फॉर गोडो ही सोचो अपने दिमाग में, कि जो वो उसका पूरा प्लॉट है वो टूटा फूटा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कहीं कुछ हो जा रहा है, एकदम मीनिंगलेस सा प्ले है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एकदम फ्रेगमेंटेड स्टाइल से होती है। ओके, फिर ये बात करते हैं पेस्टिश एंड पैरोडी की। तो ये जो पेस्टिश है ये क्या है, एक तरह से ये इमिटेशन है, मतलब नकल है, किसकी,
जो हमारे पहले के प्लेस थे, पुराने जो स्टाइल्स थे, जॉनरास थे, हिस्टोरिकल पीरियड्स थे, ठीक है, जो हिस्ट्री में बहुत ऐसा बढ़िया टाइम रहा हो या फिर कैसा भी टाइम रहा हो, उसको ये पोर्ट्रे करते थे, जो ओरिजिनल हो सकता है, ठीक है। तो उसकी इमिटेशन करते थे प्लेफुल तरीके से, मॉकरी नहीं करते थे, मजाक नहीं बनाते थे, बट रिस्पेक्टफुली उसको क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे सबके सामने, जो पुराने स्टाइल्स, जॉनरास, हिस्टोरिकल पीरियड्स होते थे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पास्टीश, पास्टीश। ओके, एंड पैरोडी क्या होती है? पैरोडी में आप मॉकरी करते हो, आप मजाक बनाते हो किसकी? जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशंस है, जो मतलब बेसिकली उस टाइम पे जो नॉर्मली सोसाइटी में नॉर्म्स बने होते हैं, या फिर जो भी जिस भी तरह की कन्वेंशनल चीजें होती है, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उन सबको एक्सपोज करने के लिए ना वो उनको मिमिक करते हैं एंड उनका मजाक बनाते हैं, ताकि सटायर हो सके उसके ऊपर। ओके, फिर हमारे इसमें थिंकर्स कौन कौन आ जाते हैं? मैंने लियोटार्ड के बारे में आपको ऑलरेडी बताया। तो इन्होंने क्या बोली भाई? इनक्लूडेलिटी टुवर्ड मेटा नरेटिव्स। तो ये जो वर्ड है ना, इनक्लूडेलिटी, इसका मतलब होता है कि बिलीव ना करना किसी के ऊपर, बिलीव ना करना, अनबिलीवेबल, ठीक है। तो मेटा नरेटिव्स के ऊपर ये बिलीव नहीं करते। एंड जो हमारे बॉडी बॉड्रीलार्ड है, एक्चुअली इनकी प्रोनाउंसिएशन है बॉड्रियार्ड, बॉड्रियार्ड, ठीक है। तो इन्होंने सिम्युलाक्रा का एंड हाइपर रियलिटी का हमें कॉन्सेप्ट दिया। सिम्युलाक्रा क्या होती है? देखो, जो हमारी रियलिटी है ना, हमारा जो वर्ल्ड है, उसकी कॉपी बना देना एंड उसको इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेना कि हमें डिफरेंस ही पता ना चले क्या ओरिजिनल है और क्या कॉपी है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बच्चे जो है वीडियो गेम्स खेलते हैं, जैसे पबजी हो गया और भी बहुत सारी फेमस वीडियो गेम्स है, वो उसके अंदर इतना ज़्यादा खो जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज होना ही बंद हो जाता है कि वो जस्ट एक गेम खेल रहे हैं, वो रियल नहीं है। ओके, तो जो ये सिचुएशन है ना, जब ऐसा होता है कि इंसान को रियलिटी और जो नॉन रियल चीज है उसके बीच में डिफरेंस ही पता लगना बंद हो जाए, उसे हम हाइपर रियलिटी बोलते हैं, ठीक है। सिम्युलाक्रा क्या है? कॉपी होना किसी ओरिजिनल चीज की। एंड जब किसी इंसान को ये कॉपी में और ओरिजिनल चीज में डिफरेंस पता लगना बंद हो जाए, तो उसे हम हाइपर रियलिटी बोलते हैं। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर है। नेक्स्ट हमारे जो फ्रेडरिक जेम्सन है, ये भी इसी तरह की बात करते हैं कि भाई जो कैपिटलिज्म आया, उसके बाद कल्चर के ऊपर उसने क्या क्या असर छोड़ दिया। ओके, तो ये भी बोलते हैं कि जो मीडिया है एंड बेसिकली जो उससे पहले का टाइम हमारा चल रहा था वो अच्छा था, एंड मीडिया वगैरह ने आके ये सब ज़्यादा क्या कर दिया, एक तरह से करप्ट कर दिया, करप्ट कर दिया इन्होंने सिस्टम। ओके, अम, इसके इम्पैक्ट क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर? नॉन लीनियर चीज़ को ये एनकरेज करते हैं, ओपन एंडेडनेस को, मल्टी लेयर्ड रीडिंग्स होनी चाहिए टेक्स्ट के अंदर, इन सब चीज़ों को ये एनकरेज करेंगे। फिर हाईलाइटेड द इंस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। देखो, ये जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर्स दिखेंगे डीकंस्ट्रक्शन के। डीकंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी अभी हाल ही में फिनिश किया है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स उससे मिलते जुलते लगेंगे आपको। सेल्फ रेफरेंशियल एंड प्लेफुल टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट होंगे जो खुद को ही रेफर करेंगे, ठीक है। एंड प्लेफुल टेक्स्ट मतलब पास्टिश, ठीक है। एंड मेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म मोर इंटरडिसिप्लिनरी, कनेक्टिंग लिटरेचर टू फिलोसफी, मीडिया, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। बेसिकली इन्होंने लिटरेचर को और किस किस चीज़ से कनेक्ट कर दिया? फिलोसफी से, मीडिया से, पॉलिटिक्स से एंड कल्चर से। तो जब हम ऐसे एक सब्जेक्ट को दूसरे कई सब्जेक्ट के साथ लेकर चलते हैं ना, उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो गया, एंड फिलोसफी का सब्जेक्ट हो गया, एंड हमारा लिटरेचर हो गया, इनके अंदर काफ़ी हद तक सेम सेम सी ही बातें कही हैं,
अगर आप लोगों ने बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे ना, तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर सी बातें बातें ही मिलेंगी। ये जो हमारे बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, कार्ल मार्क्स हो गए, बाकी सारे जितने भी फिलोसफर्स हैं, वो सभी के अंदर डिस्कस होते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है साइको एनालिसिस की, जिसको दिया था सिगमंड फ्रूड ने। सिगमंड फ्रूड जो है हमारे फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी माने जाते हैं। इनके अलावा हमारे जो ये जैकस लैकिन है, ठीक है, इन्होंने भी इस थ्योरी के अंदर कंट्रीब्यूट करा था। तो जो सिगमंड फ्रूड है ना, वो इस थ्योरी में बेसिकली साइकी की बात करते हैं। जो साइको एनालिसिस है उसका अगर आप मतलब समझोगे, तो जो साइकी क्या होती है, एक तरह से ब्रेन के अंदर जो थॉट्स बनती है, जिन थॉट्स की वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो साइकी मतलब बेसिकली दिमाग हमारा काम कैसे कर रहा है उसको समझना, उसके अंदर क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, जो हम ऐसे बोलते थे ना कि साइकोलॉजी एक तरह से साइकी की स्टडी। ठीक है, तो साइको एनालिसिस क्या हो जाएगा कि साइको जो साइकी है इंसान का, उसको एनालाइज करना कि इंसान का ब्रेन किस एज में किस तरह की उसकी डिज़ायर्स होती है, किस तरह की उसकी सोच होती है, क्या वो समझता है सोसाइटी को लेकर, रियलिटी को लेकर, इन सब चीज़ों के बारे में समझना। तो जब हम इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, फिर हमें अपने लिटरेरी वर्क्स को क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइको एनालिसिस के हिसाब से हमारे लिटरेचर की क्रिटिसिज्म। ओके, तो इन्होंने क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी दिया है। जो ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी है, इसमें इन्होंने तीन तरह से ह्यूमन माइंड को जो है तीन पार्ट्स में बांटा है। तो सबसे पहले होता है इड, जो हमारी सबसे एकदम छोटी स्टेज होती है बचपन की, 6 मंथ से लेकर 18 मंथ्स तक। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो एज होता है उस टाइम पर बच्चे के अंदर अनकॉन्शियसनेस होती है, जो उसके इंस्टिंक्ट्स एंड डिज़ायर्स से चलती है। तो जो वो डिज़ायर करता है ना, वो उसे बस चाहिए। मान लो अगर उसे खाना भूख लग रही है, तो वो खाने के लिए क्या करता है, रोने ही लग जाता है। ठीक है भाई, खाना चाहिए तो चाहिए। कोई खिलौना होता है, उसके लिए रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब बहुत ऐसे इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर करता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इम्प्रैक्टिकल क्या, उसे उस टाइम पे कुछ प्रैक्टिकल जैसी चीज़ें समझ में भी नहीं आती। वो अपने डिज़ायर से उसका जो बिहेवियर है वो ड्रिवन होता है। ठीक है, जो उसे चाहिए, भूख लगी है तो अभी रोना शुरू, खिलौने नहीं मिले तो अभी रोना शुरू। ठीक है, तो ये सारे उनके बिहेवियर में देखे जाते हैं। इसको हम इड बोलते हैं, जो एक तरह से अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, एंड दे कांट रियली कंट्रोल दिस टेम्परामेंट, दिस नेचर ऑफ देयर। ठीक है, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता अपने इस तरह के बिहेवियर पे। फिर आ जाती है ईगो, जो नेक्स्ट स्टेज होती है। इसमें जो बच्चा है वो थोड़ा सा रैशनल होना शुरू करता है। ठीक है, थोड़ा सा रैशनल होना शुरू करता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना शुरू करता है, एंड ये कॉन्शियस है। ठीक है, इसमें बेसिकली बच्चा अब रियलिटी रियलिटी और डिज़ायर के बीच में ना डिफरेंस समझने लग जाता है कि भाई ये डिज़ायर है मेरी, ये रियलिटी है। अब उसे पता है कि अगर स्कूल में मुझे भूख लग रही है और लंच नहीं हुआ है, अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, तो वो रोने नहीं लग जाएगा पूरी क्लास के सामने कि मुझे खाना दो। वो अपना जो इमोशन है उसे कंट्रोल कर लेगा। इसको हम ईगो बोलते हैं, जिसमें बच्चे का रैशनल ब्रेन अब काम करने लग जाता है। ठीक है, तो वो इड और रियलिटी के बीच में आ गया। इड को आप एक तरह से डिज़ायर समझ लो कि भाई जो चाहिए तो उसको लेने के लिए कुछ भी करेंगे। सुपर ईगो में हमारे पास आ जाता है, अब जो बच्चा है वो सिर्फ प्रैक्टिकल या रैशनल नहीं है, वो और भी ज़्यादा मॉरल स्टैंडर्ड्स उसके बढ़ जाते हैं। जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है उससे, वो उनके ऊपर काम करने लग जाता है। जैसे मान लो स्कूल में उसने और ज़्यादा डेवलपमेंट सीखी, घर पे कुछ अपने मॉरल वैल्यूज सीखे, उसके हिसाब से अगर उसका टेस्ट है, एग्ज़ाम है, उस टेस्ट में उसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उसे गिल्टी फील होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुपर ईगो। बेसिकली मॉरल स्टैंडर्ड्स का बढ़ना, जो किस तरीके से जो उसका एनवायरनमेंट है, आसपास सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, एंड घर में उसे क्या सीख मिल रही है, स्कूल में क्या सीख मिल रही है, उन सबको समझते हुए जो उसने मॉरल स्टैंडर्ड्स को, मॉरल वैल्यूज़ को इंटरनलाइज किया है अपने ब्रेन के अंदर, उसको हम सुपर ईगो बोल देते हैं। सो आई होप दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर।
तो लिटरेचर को भी ना एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं इन तीनों फोर्सेस के कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, लिटरेचर के अंदर हमें ये तीनों चीजें दिख जाती है। ओके, फिर आता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉन्सेप्ट है इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर दी थी सिगमंड फ्रॉइड के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब बच्चा एकदम छोटा होता है ना, 4-5 साल का, उस टाइम पे उसका जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर होती है किसके लिए, जो उनका अपोजिट जेंडर का पेरेंट होगा। मान लो अगर कोई बॉय है तो उसका जो उसकी मदर है उसके लिए सेक्सुअल डिज़ायर होगी। ओके, अपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए क्या होगा, थोड़ा सा सेक्सुअल डिज़ायर होगी। एंड सेम ऐसे ही गर्ल के साथ भी अप्लाई होती है ये बात, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जब छोटे होते हैं अनकॉन्शियस ब्रेन में। ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर इस तरह की फीलिंग हो सकती है जब वो इतने छोटे होते हैं। तो जो लिटरेरी कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स, डिज़ायर्स और रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं। ओके, फिर ये ड्रीम की एनालिसिस करते हैं कि भाई जो ड्रीम्स है वो एक तरह से सिंबल्स होते हैं, मेटाफर्स होते हैं, फैंटेसीज होती है टू एक्सप्रेस रिप्रेस्ड डिज़ायर्स। बेसिकली आपको जो सपने आते हैं ना, आप अगर उन्हें गहराई से सोचोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सपने हमारी रियल लाइफ की हकीकत से कहीं कुछ ना कुछ जुड़े होते हैं। जिस चीज़ को हम मन ही मन बहुत ज़्यादा ऐसे चाहते हैं या जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, जिसको हम नॉर्मली एक्सप्रेस आउट नहीं करते सबके सामने, उसके हमारे उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में जो है थॉट्स आएंगे। थॉट्स नहीं, ड्रीम्स आएंगे। ठीक है, और वो ड्रीम यही मीन कर रहे होते हैं कि डीप डाउन इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन यू रियली वांट दिस थिंग टू हैपन, या उससे कुछ भी इर्द गिर्द है ना, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत गहराई में सोचोगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी एंड उसी से रिलेटेड आपके ड्रीम्स आएंगे। तो लिटरेचर के अंदर भी जो है ड्रीम्स सिंबॉलिकली मेटाफर्स एंड फैंटेसीज की तरह यूज होता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे रिप्रेस्ड डिजायर्स को, जो दबे हुए हमारे डिजायर्स होते हैं। ओके, टेक्स्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज एक्सप्रेशंस ऑफ अनकॉन्शियस विश फुलफिलमेंट और फियर्स। जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें कुछ विशेस दबी होती है, कुछ डर दबे हुए होते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, और हम अपने टेक्स्ट में भी वही प्रेजेंट करते हैं। तो जो ये साइको एनालिसिस है वो कहता है कि टेक्स्ट को आप इस हिसाब से भी इंटरप्रेट करके देखो। ओके, फिर ये कहते हैं लिटरेचर एज अ स्पेस ऑफ रिप्रेशन एंड फैंटेसी। वही सेम बात कि भाई जो आपका दबा हुआ कुछ दिमाग में कोई बात होगी या कोई फैंटेसी आपके मन में होगी जो नॉर्मली आप सबसे इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो हिडन इमोशंस है आपके, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स है, फॉरबिडन डिजायर्स है। ओके, वो सारी चीजें जो है लिटरेरी वर्क्स रिवील करती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये मीनिंग। फिर जो लेकिन है, जो जैकस लेकिन है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा है इसी थ्योरी के अंदर। वो क्या बोलते हैं कि भाई जो ये अनकॉन्शियस ब्रेन है ना, ये हमारा एक लैंग्वेज की तरह स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, जो हमारे ड्रीम्स है उनका भी कुछ स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज की तरह। तो जो ड्रीम्स है एंड लिटरेचर है ये दोनों ही सिग्निफायर्स इसके अंदर होते हैं, मतलब वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं। एंड ये किससे कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंसेस से। डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था ना, एक वर्ड को समझने के लिए दूसरे अपोजिट वर्ड को समझना ताकि उसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो ड्रीम्स एंड लिटरेचर इज प्रोड्यूस्ड थ्रू सिग्निफायर्स। तो ड्रीम्स और लिटरेचर कैसे बनता है, सिग्निफायर्स से बनता है, वर्ड्स एंड सिंबल्स से बनता है, जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंसेस से, उनसे जुड़े हुए और ट्रेसेस जो है, ट्रेसेस वर्ड मैंने समझाया था, जो उन वर्ड से लिंक्ड जितने भी और वर्ड्स है, जैसे लाइट से रिलेटेड कौन सा वर्ड याद आएगा आपको, डार्क। तो ये हमारा डिफरेंसेस हो गए। फिर ये मिरर स्टेज की बात करते हैं कि भाई जब छोटा बच्चा अपने आप को पहली बार शीशे में देखता है, एकदम छोटा बच्चा, तो वो अपने आप को एक तरह से पहली बार पूरा कंप्लीट देख रहा होता है। तो उसके दिमाग में इमेज जाती है एक होलनेस की, उसे अपने बारे में कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो
infant first recognizes itself in a mirror forming the ego। इस टाइम से वो जो डिज़ायर होती है ना उसकी शुरुआत हो जाती है, जो एक्सट्रीम डिज़ायर होती है। फिर वो जो एक्सट्रीम डिज़ायर उस बच्चे के साथ रह जाती है, वो उस पे काबू करना सीख लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता उसके ब्रेन से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। बस वो उस इमोशन को सप्रेस कर देता है। उसे पता होता है कि भाई मेरी जो डिज़ायर है वो प्रैक्टिकल कितनी है, किस हिसाब से मुझे मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उसको दबा लेता है। पर वो उसके मन में डिज़ायर्स फिर भी लाइफ लॉन्ग काफ़ी सारी रहती है। ओके, तो उस टाइम पीरियड तक तो वो होलनेस रहती है, उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीटनेस आ जाती है उसके ब्रेन के अंदर। ओके, तो इन्होंने भी जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड करा है। इमेजिनरी, जिसमें जो वर्ल्ड है वो इमेजेस और इल्यूजन से बना हुआ है, जैसे मिरर स्टेज, फैंटेसी। फिर सिंबॉलिक, जो हमारी दुनिया है, ठीक है, उसको हम एक्चुअली सिंबॉलिकली ही सबसे ज़्यादा परसीव करते हैं। कैसे? लैंग्वेजेस से, लॉ के थ्रू, सोशल रूल्स। तो ये सिंबॉलिक है। बट रियल चीज़ क्या है? रियल चीज़ वो है जिसका हमें मीनिंग समझ में नहीं आता, जैसे डेथ, ठीक है, जैसे ट्रॉमा। जो होती तो है, ट्रॉमा जो होती है हमारी लाइफ में, एग्जिस्ट करती है, डेथ भी होती है, बट ये इनएक्सेसिबल है हमारे लिए, इसको समझ नहीं पाते हम, ये रियल है। ओके, देन ये बात करते हैं डिज़ायर की एंड अदर की। तो डिज़ायर इज शेप्ड बाय एब्सेंस एंड लैंग्वेज। तो डिज़ायर तो जो क्या है, जब हमारे पास कुछ नहीं होगी कोई चीज़, उसकी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डिज़ायर बन जाती है कि हमें मिल जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। एंड लैंग्वेज से भी डिज़ायर शेप होती है। द सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड इन रिलेशन टू द अदर। जो इंसान है उसका जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके से बनती है, कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, जो सोशल नॉर्म्स है, सोसाइटी जिस तरीके से रन कर रही है उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। उसकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से, एंड उससे उसके आसपास जितने भी बाकी सारे लोग हैं, अदर पर्सन, ठीक है, उससे उसकी क्या बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के टूवर्ड्स। भाई पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या कहती है कि जब हमारे कंट्री या फिर किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया के कोई और कंट्री आके कॉलोनी बना ले, कॉलोनी बना ले, पहले आएंगे कहेंगे कि हमें तो क्या करना है, ट्रेड करना है भाई, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए हैं। धीरे धीरे ट्रेड के बहाने अपना जो वो पूरा बोरिया बिस्तर लेके यहाँ बस जाते हैं। फिर हमें ही सिखाने लग जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, रहने का सलीका तुम लोगों का गलत, हम लोगों का सही, हम वेस्टर्न, हम मॉडर्न, हम सब जानते हैं, ये वाले उनके ख्याल रहते हैं। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ब्रिटिशर्स, जो हमारे क्या रहे, कॉलोनाइजर्स भी रहे, सिर्फ हमारे ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के कॉलोनाइजर्स रहे, ठीक है। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहती है कि ये जो कॉलोनीज बना लेते हैं उसके बाद अब ये चले गए, तो इनके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी रहते हैं, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स इनके रह जाते हैं। तो वो आफ्टर इफेक्ट्स को समझते हैं ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी वाले लिटरेचर के अंदर। प्लस जो कॉलोनियल टाइम था उस टाइम का लिटरेचर समझते हैं कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करी लोगों की, कितने जुल्म करे, एंड लोगों के दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ गए, उनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आ गए इन लोगों के जाने के बाद। तो जितनी भी पूरी लिटरेचर है जो कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड है या फिर इम्पीरियलिज्म से रिलेटेड है, इम्पीरियलिज्म मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको कि भाई अपना जो राज्य है उसको आगे बढ़ाना, किसी और राज्य को अपने राज्य के पार्ट बना लेना, इसे इम्पीरियलिज्म बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। और वेस्टर्न डोमिनेंस दिखाते हैं ना, तो जिसमें भी वेस्टर्न डोमिनेंस होगी, इम्पीरियलिज्म होगा, कॉलोनियलिज्म होगा, जिस भी टेक्स्ट में जो उसके इफेक्ट्स को समझेगा उसे हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी बोलते हैं। ओके, तो किसी भी टेक्स्ट को इस लेंस से जज करना कि वो
कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म और वेस्टर्न डोमिनेंस के क्या क्या इफेक्ट्स बता रही है, इसे हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस किस किस ने दिए हैं? एडवर्ड सईद ने दिए हैं, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने दिया है, एंड होमी के बाबा जी ने। हम इन तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास एडवर्ड सईद आ जाते हैं। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है ओरिएंटलिज्म, जो कि कब आया था? 1978 में आया था। अब ये किसको क्रिटिक करते हैं और इस वर्ड ओरिएंटलिज्म का मीनिंग क्या है? तो जो ये वर्ड ओरिएंट है ना, इसका मतलब होता है ईस्ट। आपको पता है ये दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो ये वेस्ट के लोग हैं ना, ब्रिटिशर्स हो गए, अमेरिकन्स हो गए, बहुत सारे मतलब जो वेस्ट में डेवलप्ड कंट्रीज है स्पेशली, वो क्या समझती है कि भाई हम सबसे ज़्यादा समझदार, हम सुपीरियर, हम पढ़े लिखे, हमें रहने का सलीका आता है, हमें सब पता है, ठीक है। तो जो ये ईस्ट के लोग हैं, इनको ये वेस्ट के लोग समझते हैं कि भाई ये तो इरेशनल है, एग्जॉटिक है, बैकवर्ड है, डेंजरस है। इस तरह के टर्म्स ये यूज़ करते हैं ईस्ट के लोगों के लिए। तो जो ये सईद जी है, इन्होंने अपनी इस बुक ओरिएंटलिज्म में इन सब बातों का जिक्र किया है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है वो ईस्ट की सोसाइटी को पोर्ट्रे करती है, ताकि वो अपना कंट्रोल बना के रखे, डोमिनेंस बना के रखे, ठीक है। ओके, द ओरिएंट वॉज प्रेजेंटेड एज एवरीथिंग द वेस्ट वॉज नॉट। तो बेसिकली ओरिएंट को, ईस्ट के लोगों को इस तरीके से प्रेजेंट करते थे जो वेस्ट के लोग अपनी छवि से अलग बना के, कि भाई ये लोग इरेशनल है, प्रिमिटिव है, मतलब पुराने लोग हैं, पुरानी सोच के हैं, सेंशुअल है, इनके अंदर ना फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता, अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। तो बाइनरी अपोजिशन बना दी इन्होंने सुपीरियर और इंफीरियर की, कि वेस्ट सुपीरियर, ईस्ट इंफीरियर। देखो हम लोग भी ईस्ट में आते हैं, तो इनके हिसाब से हम क्या हो गए? इंफीरियर हो गए, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं किया हमने। तो ओरिएंटलिज्म वॉज एम्बेडेड नॉट जस्ट इन लिटरेचर बट इन एकेडमिक राइटिंग, आर्ट, ट्रेवल नरेटिव्स एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। हर चीज़ जो भी हमारे लिटरेचर में लिखी हो, राइटिंग में हो, आर्ट में हो, ट्रेवल में हो, वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई हो, वो रियलिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई इंसान अपना नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश कर सकता है। यही बात ओरिएंटलिज्म में लिखी गई है कि भाई इन लोगों ने सिर्फ लिटरेचर को ही यूज़ नहीं किया गया ये नोशन बनाने के लिए, बेसिकली ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि वेस्ट बेहतर है ईस्ट से। जब इस तरह का नोशन फैलेगा तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में अपने आप को लेके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। वो थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने तौर तरीकों को लेके, अपने कल्चर को लेके, ठीक है। तो इन लोगों को जो है, और किस चीज़ का यूज़ किया इन्होंने? आर्ट का, ट्रैवल नरेटिव्स का, कि भाई इन कंट्रीज़ में तो अंडर डेवलपमेंट है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, बहुत ही अनहाइजीनिक है। कुछ चीज़ें इनमें से वाकई में रियल भी होती है, सच होती है, कुछ ये ओवर एक्सपेंड करके, ज़रूरत से ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं ताकि हम लोगों का नुकसान भी हो। और इनका जो ये वेस्ट इज़ बेस्ट ये वाला नोशन है ना, ये जारी रहे। ये काफ़ी हद तक आज भी देखा जाता है कि इस तरह की हरकतें ये करते हैं ये लोग, ठीक है। सईद्स वर्क एक्सपोजेस हाउ नॉलेज प्रोडक्शन इटसेल्फ कैन बी फॉर्म ऑफ पावर एंड कंट्रोल। तो जो नॉलेज है वो भी जो पावर में है एंड कंट्रोल में है, वो अपने हिसाब से नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे कॉलोनाइज्ड पीपल की इमेज चेंज हो एंड इंपीरियलिस्ट लोगों का एजेंडाज मतलब बनता रहे, ठीक है, पनपता रहे। ये लोग तो यही कहते हैं। आपको पता है जो हमारे रूडियर्ड किपलिंग है, रूडियर्ड किपलिंग, उन्होंने क्या बात कही थी? रूडियर्ड किपलिंग ने कही कि ये जो लोग हैं ना जिनके ऊपर हम राज कर रहे हैं, जो जिनके वहाँ जाके हमने कॉलोनी बनाई है, ये तो वाइट मैन्स बर्डन है, वाइट मैन्स बर्डन। कि भाई हमें हमारे सर पे ये जिम्मेदारी दी है, हमारे ऊपर एक बोझ है कि इनको जीने का सलीका सिखाना है हमें,
इनको ना रहने का ढंग आता, ना खाने का ढंग आता, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ये हमारे ऊपर एक बर्डन छोड़ दिया कि इस पूरे समाज को हमें सिविलाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह की ये लोग बातें बोलते थे। तो आई होप आपको एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म अब क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के वर्क कैन द सबऑल्टर्न स्पीक। ये भी बहुत बढ़िया वर्क है भाई, 1988 में आया था ये। तो ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं सबऑल्टर्न की। सबऑल्टर्न लोग कौन होते हैं? मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, मतलब जो कम तादाद में होंगे, जिनको सबसे ज़्यादा दबा के रखा जाता है, ऑप्रेस्ड किया जाता है। ओके, ऑप्रेस्ड होते हैं ये लोग सबसे ज़्यादा। तो उन लोगों की जो बातें होती है ना, वो कोई सुनता नहीं है। उनको हमेशा ऑप्रेस किया जाता है, सबसे वीक रखा जाता है। एंड जो ये सो कॉल्ड डोमिनेंस क्लास होती है, जो ये बहुत सारे लोग हैं कि भाई हम बोलते हैं कि हम इन लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं, वो अपने हिसाब से ही इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, इन लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते। तभी इसका नाम क्या रखा है, कैन द सबऑल्टर्न स्पीक, कि जो ये मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, क्या इनको भी बोलने का हक है? और इसमें स्पेशली कौन आता है पता है? वुमेन आती है इसमें, विमेन, कॉलोनाइज्ड विमेन आ जाएगी इसमें। तो सबऑल्टर्न में ये क्या बोल देते हैं? सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो पिछड़े रह गए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, स्पेशली कॉलोनाइज्ड वुमेन। तो इनको जानबूझ के सिस्टमेटिकली साइलेंस्ड रखा जाता है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, ठीक है। सो जो हमारी ये स्पिवक है, ये क्रिटिसाइज करती है, क्रिटिक है ये, शी क्रिटिक्स बोथ वेस्टर्न एंड elite नेटिव discourses फॉर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ सबाल्टर्न। तो ये उनके बिहाफ पे बोलते हैं, मतलब बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है। एंड उनको बोलने का हक नहीं देते, उनकी कोई ऑथेंटिक वॉइस नहीं होती। तो ये इसमें बोलते हैं कि सब ऑल्टर्न को खुद तो अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देंगे, उनके बिहाफ पे बोलते रहेंगे कि हाँ हमारे साथ अत्याचार हुआ, ये गलत हुआ, एंड खुद भी उस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे। तो स्पिवक इंटीग्रेट्स डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म इनटू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। तो ये डीकंस्ट्रक्शन को लाती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन कर सके कि किसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, जो सप्रेस्ड है लिटरेचर में भी और हिस्ट्री में भी। ओके, शी wants that even well-meaning efforts to give voice to the marginalized can reproduce systems of dominance unless critically examined। ये वार्न करती है कि अगर वो आवाज़ें जो ऐसे कहते हैं ना कि हमने मार्जिनलाइज्ड लोगों को आवाज़ दी है, उन्हें आपने ठीक से एग्जामिन नहीं करा, तो कहीं ना कहीं वो भी सिस्टम को करप्ट करेंगी। ओके, तो ये कहना था हमारी गायत्री सी स्पिवक का। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट के ऊपर, जो कि है होमी के भाभा। होमी के भाभा ने बोला कि भाई जब ये कॉलोनीज बनाने वाले कॉलोनीज बना के चले गए, उसके बाद क्या असर छूट गया लोगों के दिमाग पे। तो ये हाइब्रिडिटी का वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, ये कुछ टर्म्स है जो इन्होंने यूज़ की है। हाइब्रिडिटी मतलब होती है, अब उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक तरह से मिक्स्ड पर्सनैलिटी हो गई। जब इंडियंस, ठीक है, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रहे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, 200 सालों तक, तो वो उनके जो हमारे नेटिव लोग हैं उनके ऊपर छाप छोड़ गए ना, काफ़ी हद तक उनका कल्चर हमारे कल्चर में मिक्स्ड हो गया। तो हमारी हाइब्रिड आइडेंटिटी बन गई। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स, दो चीज़ों का अमलगमेशन। ओके, सो भाभा चैलेंजेस फिक्स्ड नोशंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर। तो ये बोलते हैं कि आइडेंटिटी और कल्चर जो है फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर असर है किसका? जो कॉलोनीज बनी थी, उन लोगों का असर अभी भी उनके ऊपर देखा जा सकता है। हाइब्रिडिटी रेफर्स टू द ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ कॉलोनाइजर्स एंड कॉलोनाइज्ड, प्रोड्यूसिंग न्यू इन बिटवीन कल्चरल फॉर्म्स। अच्छा, एक और बात ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइजर्स, सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइज्ड के ऊपर ही असर नहीं देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली जहाँ कॉलोनी बनाई है वहाँ के लोगों पे असर देखने को नहीं मिलेगा, जिसने कॉलोनी बनाई है उसके ऊपर भी थोड़ी सी छाप तो छूटेगी। तो जो ब्रिटिशर्स यहाँ रहे इंडिया में, उनके ऊपर भी थोड़ा सा इंडियननेस आ गई होगी, ये कहते हैं, ठीक है।
मिमिक्री क्या होती है भाई? Mimicry occurs when colonized subjects imitate the colonizer's language, dress and customs. ठीक है, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जैसे हम लोग कॉलोनाइज्ड हुए और हम अपने कॉलोनाइजर्स की ही लैंग्वेज, ड्रेस एंड कस्टम्स को क्या करने लग जाए, मिमिक करने लग जाए। ठीक है, एंड इम्परफेक्ट एंड मॉकिंग वे में अगर ऐसे कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर हम उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना दे कि भाई यही बेहतर लाइफस्टाइल है, जब आपको इंग्लिश बोलनी आती है, जब आपको एक वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ड्रेसअप करना आता है, उनकी कस्टम्स फॉलो करनी आती है, तो आपका लाइफ सक्सेसफुल है, अदरवाइज यू आर अ फेलियर। अगर इस तरह की थॉट प्रोसेस है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, फिर बात करते हैं ये एम्बीवेलेंस की। तो मिक्स्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स कॉलोनाइजर्स। ठीक है, इसको हम एम्बीवैलेंस बोलते हैं। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग होना। ओके, तो दोनों ही तरह की फीलिंग होना कि भाई एक तो कॉलोनाइजर जो है उसके टूवर्ड्स आप उसकी चीज़ों को, चाल ढाल को पसंद भी करोगे, उससे अट्रैक्ट भी होगे, प्लस उसे रेजिस्ट भी करोगे कि ये है तो गलत। काफ़ी सारे लोग इनको देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं एंड ये रेजिस्ट करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें अपने देश से भी प्यार होता है। तो इसे एम्बीवेलेंस बोलते हैं, जो कि एक प्रॉपर टर्म दिया था हमारे होमी के भाभा ने इसके बारे में। भाभा's वर्क रिवील्स दैट colonial authority was never fully secure, कि जो कॉलोनियल अथॉरिटी थी ना वो कभी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं हुई, 100% नहीं आई उसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ अपनी टेंशन्स और कंट्रडिक्शंस चलते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम कल्चरल स्टडीज़ की तरफ। तो जो कल्चरल स्टडीज़ थी ये हमारी डेवलप हुई है 1950 से लेके 1960 तक। एंड किसने डेवलप किया है इनको? रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल एंड रिचर्ड हॉगर्ट, ये लोग इनके की फिगर्स हैं। तो ये किसकी बात करते हैं? पॉपुलर कल्चर, एवरीडे प्रैक्टिसेस, टेलीविजन, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट्स, मीडिया रिप्रेजेंटेशन। तो ये बोलते हैं कि भाई लिटरेचर के अलावा जो हमारी बाकी सारी चीज़ें हैं, अब पहले के टाइम पे तो सिर्फ लिटरेचर हुआ करता था, बट अब जैसे क्योंकि मॉडर्न टाइम आ गया है हमारा, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है हमारी लाइफ में, तो हमें उनको भी जज करना है। वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि किस तरीके से ये आइडियोलॉजी को चेंज करते हैं। तो कल्चरल स्टडीज इन्वेस्टिगेट्स हाउ कल्चरल फॉर्म्स प्रमोट पर्टिकुलर वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट सर्व डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना पावर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो क्लास होगी, रूलिंग क्लास, वो अपने हिसाब से इन सारी जो बाकी की सारी चीज़ें ना, पॉपुलर कल्चर, सारी प्रैक्टिसेस, टीवी, फिल्म, एड्स, इनका यूज़ करके आइडियोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश करेगी जो कॉमन लोग हैं उनके बीच। फिर ये क्लास और पावर की भी बात करते हैं, सेम वही चीज़। ईदर इट विल रीइंफोर्स और चैलेंज द क्लास बेस्ड एंड अदर सोशल हायरार्कीज। तो जिस तरह से लिटरेचर है उसके पास चॉइस है, या तो वो इन चीज़ों को सपोर्ट करे जो चलता आ रहा है, या उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए। सेम लिटरेचर को अब यहाँ पे रिप्लेस किसने कर दिया? रिप्लेस रिप्लेस नहीं, उसके अलोंग साइड रखा है, उसके साइड में रखा है कि ये सारी चीज़ें भी हमारे वर्ल्ड में आ चुकी है। दे आर इक्वल पार्ट, इनफैक्ट दे हैव काइंड ऑफ, दे हैव डोमिनेटेड। ओके, लिटरेचर, अब लिटरेचर की बातें कम मिलेंगी जो कॉमन इंसान है उनके बीच में। जो आज का कल्चर है, सारी प्रैक्टिसेस है, फिल्म्स है, टेलीविजन है, एड्स है, मीडिया है, उनकी बातें ज़्यादा होंगी सोसाइटी में। फिर ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है दूसरी आइडेंटिटीज को? जेंडर, रेस, नेशन, क्लास। ठीक है, और ये किस तरीके से हमारा कल्चरल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने टेक्स्ट को ना ब्रॉडन कर दिया। अब टेक्स्ट सिर्फ वो रिटन टेक्स्ट नहीं रहा लिटरेचर वाला। अब इन्होंने बोला कि भाई कल्चरल आर्टिफैक्ट, जो रोज़मर्रा का कल्चरल आर्टिफैक्ट है वो सब इसमें आता है। क्या क्या आ जाएगा? ये सारी चीज़ें, पॉपुलर कल्चर, एवरीडे प्रैक्टिसेस, टेलीविजन, फिल्म, एड्स, मीडिया रिप्रेजेंटेशंस। ओके, highlighted the role of culture in maintaining और contesting social inequalities। तो कल्चर का रोल बताया इन्होंने कि किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज़ को या तो ये कल्चर मेंटेन रखेगा या उसको चैलेंज करेगा। एंड मेड लिटरेरी स्टडीज़ मोर इंटरडिसिप्लिनरी, कि भाई
हमारी जो लिटरेरी स्टडी है इसके अंदर सोशोलॉजी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटिक्स भी आएगी, मीडिया स्टडीज भी आएगी। तो मैंने पहले बताया था ना, इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं, जब एक सब्जेक्ट जो है वो ओवरलैप करे बाकी काफ़ी सारे सब्जेक्ट से। ओके। फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म वाला हमारा क्या कॉन्सेप्ट है भाई, इसको दिया था स्टीफन ग्रीनब्लैट ने, यूएस के अंदर 1980s में ये डेवलप हुआ था। एंड ये बोलते हैं कि भाई किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। यही है इनका मेन पॉइंट। ओके। Though views literary text as historically situated, meaning they are both shaped by and shape the political, cultural and social forces of their time। मतलब ये हिस्ट्री से शेप्ड होते हैं और हिस्ट्री को शेप करते हैं पॉलिटिकली, कल्चरल एंड सोशली। ओके। सो ये रिजेक्ट करते हैं इस नोशन को कि कोई भी जो टेक्स्ट है वो टाइमलेस है, यूनिवर्सल है या ऑटोनोमस है। ये उस फैक्ट को रिजेक्ट करते हैं। मतलब किसकी बात को? न्यू क्रिटिक्स की बात को ये रिजेक्ट करते हैं कि तुम लोग गलत हो भाई, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर्स टेक्स्ट एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन हिस्टोरिकल डिस्कोर्स। तो ये जो जितने भी लिटरेचर के टेक्स्ट लिखे गए हैं ये मानते हैं कि ये हिस्ट्री में जो जो चेंजेस आए हैं उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बना है। भाई हमारे जितने भी पुराने टेक्स्ट है उनकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर रही है हिस्ट्री में, और उनको हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सारे ये लिटरेचर के टेक्स्ट भी ज़रूर पढ़ोगे। ओके। तो मेथडोलॉजी क्या है हिस्ट्री के हिसाब से किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने की? आर्काइवल रिसर्च कर सकते हो आप, इसमें लीगल रिकॉर्ड, सरमन मतलब क्या होता है? उपदेश। पैम्फलेट्स, लेटर्स, पॉपुलर राइटिंग्स अलोंग साइड लिटरेरी टेक्स्ट, ये सब पढ़ सकते हो। फिर कल्चरल कंटेक्स्ट देख सकते हो उसका, कि जितने भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स रहे हैं उस टाइम पे वो मेजर आइडियोलॉजिकल टेंशन्स को रिवील कर सकते हैं। फिर पावर डायनेमिक्स, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड सबवर्सिव एलिमेंट्स को आप देख सकते हो, समझ सकते हो किसमें? कैनोनिकल टेक्स्ट में। बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पॉपुलर टेक्स्ट रहे सारे पीरियड्स को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्स्ट थे ना, सेमिनल वर्क्स थे। ओके। reinterprets classic literary works by placing them within their specific historical and cultural context। तो जितने भी लिटरेरी वर्क्स है उनको ये हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भाई उस टाइम का जो कल्चर था, हिस्ट्री थी, उसको पहले समझेंगे, फिर लिटरेरी टेक्स्ट को समझेंगे कि उसकी वजह से ही इस टेक्स्ट को हमने समझने में कुछ गलती तो नहीं करती। जैसे मान लो जो रिपब्लिक है हमारे प्लेटो का, तो इस टाइम पीरियड को अगर हम समझ ले तो हमें ये समझ में आ जाए कि रिपब्लिक के अंदर इनकी जो थॉट्स आती है वो क्यों आती है, उसका रीज़न हमें पता चल जाएगा क्योंकि उस टाइम का टाइम ही ऐसा था। So highlights how literature can both support and challenge the dominant ideologies। I have already discussed this। तो जो हमारी ये लास्ट यूनिट है इसमें पूरा का पूरा जितना भी मैंने आपको बातें बताई है उसका एक सम अप है। I want you to read this separately later on। ओके। एक बार फिर से धन्यवाद कहने का टाइम आ गया है। एंड फाइनली मेरे जो गला है वो बैठ चुका है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक रेस्ट। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।